नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इन्वायरमेंट की क्लास में। आज हम जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स एंड संकटग्रस्त प्रजाति इनसे संबंधित 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। इस टॉपिक की आज ये हमारी दूसरी क्लास है। चलिए अब बिना देरी के हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा, बीटा तथा गामा जैव विविधता के मापन के प्रकार हैं। यह वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? R.H. विटेकर, वॉल्टर रोसिन, A.G. टांसले, रेमंड डासमान। तो इसका सही आंसर है R.H. विटेकर। हमारा दूसरा प्रश्न है, जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? आनुवंशिक आत्मसातीकरण, कीटों का नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश, शाकाहार को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक वास का विनाश। हमारा तीसरा प्रश्न है, शांत घाटी साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है जो अपनी अत्यधिक जैव विविधता के लिए जानी जाती है? तमिलनाडु, केरल, असम, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घटती है। भूमध्य रेखा पर तापमान और वर्षा अधिक होने के कारण सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं? यानी विश्व में कुल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 40। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 36। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। पश्चिमी घाट भारत म्यांमार हॉटस्पॉट, अंडमान और निकोबार सुंडालैंड हॉटस्पॉट। यानी ये पूछा गया है जो पश्चिमी घाट है भारत म्यांमार हॉटस्पॉट का हिस्सा है, अंडमान और निकोबार सुंडालैंड हॉटस्पॉट का हिस्सा है। तो इसका आंसर है केवल ए, केवल दो, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर है केवल दो, ऑप्शन नंबर बी। अंडमान और निकोबार का जो क्षेत्र है वो सुंडालैंड हॉटस्पॉट कहलाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है अपने आप में एक अलग हॉटस्पॉट है, ना कि भारत म्यांमार का हिस्सा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, समुद्री जैव विविधता के संदर्भ में महासागरों के वर्षावन रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस किसे कहा जाता है? मैंग्रोव वनों को, प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स को, केल्प जंगलों को, गहरे समुद्री मैदानों को। इसका सही आंसर है प्रवाल भित्तियों को। ठीक है, देखिए प्रवाल भित्ति क्या होती है? समुद्र में छोटे छोटे जीवों द्वारा बनाई गई चट्टानों जैसी संरचना होती है। ठीक है, समुद्र में अगर आप अंदर जाएंगे तो उसमें क्या है, छोटे छोटे जीवों द्वारा एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, तो देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई चट्टान बनी होती है पत्थर की, लेकिन वास्तव में वो पत्थर नहीं होता है, देखने में ऐसा ही लगता है। ठीक है, और जो होता है, ये जो छोटे छोटे जीव है, इनके शरीर का जो बाहर का जो खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसके के कारण क्या होती है, ये कठोर हो जाती हैं, पत्थर जैसी दिखती हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, हाल ही में समाचारों में रहा बगनी चीता भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में कूनो नेशनल पार्क के बाद बसाए जाने के लिए चर्चा में रहा? यानी सुना होगा ना आपने, चर्चा में बहुत रहा था, नामीबिया से जो है कुछ चीते मंगाए गए थे और वो मध्य प्रदेश का जो कूनो नेशनल पार्क था उसमें छोड़े गए थे। अब ये पूछा गया है कि एक चीता है बगनी चीता, कूनो के बाद एक दूसरा जो नेशनल पार्क है उसमें चीतों को उसमें छोड़ा गया है, उस नेशनल पार्क का नाम बताना है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, नोरादेही अभ्यारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो इसका सही आंसर है बी, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की नदियों में पाया जाने वाला घड़ियाल
IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी ये फुल फॉर्म है, ये हमने कल की क्लास में भी बताई थी। IUCN इसको याद रखना है, ये भी जो है एग्ज़ाम्स में बहुत पूछी जाती है कि IUCN की फुल फॉर्म क्या है, ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो भारत की नदियों में पाया जाने वाला घड़ियाल IUCN की लाल सूची रेड लिस्ट में किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब लाल सूची क्या होती है, जिसमें जो हमारी संकटग्रस्त या विलुप्त प्रजाति होती है उनकी सूची बनी होती है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि इस सूची में जो ये घड़ियाल है ये किस श्रेणी में आता है। सुभेद्य यानी वल्नरेबल, संकटग्रस्त, एंडेंजर्ड, अति संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, या वन्यजीव क्षेत्र में विलुप्त। तो इसका सही आंसर है अति संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त। अब देखिए हम जान लेते हैं ये क्या होती हैं। देखिए अगर कोई जीव इस श्रेणी के अंतर्गत आता है, सुभेद्य या वल्नरेबल, इसको कहा जाता है असुरक्षित। इसका मतलब होता है कि जो ये प्रजाति है अभी मौजूद है, अगर इसका संरक्षण नहीं किया गया है तो ये भविष्य में क्या हो सकती है, इस पर संकट आ सकता है। यानी अभी मौजूद है, अगर इसको संरक्षित नहीं किया गया तो इस पर संकट आ सकता है। दूसरा है संकटग्रस्त एंड डेंजर्ड, इसका मतलब है कि खतरा बहुत बढ़ गया है, अगर इसको जल्दी सुरक्षित नहीं किया गया तो प्रजाति विलुप्त हो सकती है। ठीक है, तीसरा है अति संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसका मतलब है यानी अगर इस कैटेगरी में कोई भी जीव आता है तो इसका मतलब है उन जीवों की संख्या क्या है, बहुत ही कम है, विलुप्त होने से बस क्या है, एक ही कदम दूर है। अगर इनको तुरंत संरक्षण नहीं दिया गया तो ये क्या हो सकती है, एकदम विलुप्त हो सकती है। इनको संरक्षण की एकदम तत्काल ज़रूरत है। चौथा है हमारा वन्यजीव क्षेत्र में विलुप्त, यानी इसका मतलब है वन्यजीव क्षेत्र, यानी जीवों का जो क्षेत्र होता है, जीवों का क्षेत्र क्या होता है, जंगल, कि ये प्रजाति जो है जंगल में नहीं मिलती है, लेकिन चिड़ियाघर हो गए, ब्रीडिंग सेंटर्स हो गए, या अन्य जो कंजर्वेशन सेंटर्स होते हैं जानवरों के लिए, उसमें ये मिल सकती है। एक और श्रेणी होती है विलुप्त। ठीक है, एक और श्रेणी होती है विलुप्त, एक्सटिंक्ट बोलते हैं। उसका मतलब है कि अगर कोई जीव विलुप्त श्रेणी में होगा तो इसका मतलब है कि वो जो जाति है वो पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है, अब वो कहीं पर भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, मैंने आपके ये सारे ऑप्शंस को अच्छे से समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं अपने। प्रश्न नंबर 10 है, कश्मीरी हिरण जिसे हांगुल कहा जाता है भारत के एकमात्र किस मुख्य राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो पूछा गया है कि कश्मीरी हिरण है यानी कश्मीर में मिलता है, उसको कहा जाता है हांगुल। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, भारत का एकमात्र किस मुख्य राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये हांगुल यानी इसी राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा, आपको भारत के और कहीं भी नहीं मिलेगा। और ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, आपका कश्मीर में है। अब उसका नाम पूछा गया कि कौन सा है, तो इसका सही आंसर है बी, दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये, जम्मू और कश्मीर में। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। प्रश्न नंबर 11 है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है। विलोपन माने विलुप्त होने की कगार पर है, क्या है ये पूछा गया है। स्तनधारी मैमल, समुद्री गाय, बोनी फिश, उभयचर, शार्क। तो इसका सही आंसर है ये क्या है, एक स्तनधारी है। तो इसका सही आंसर है ए, स्तनधारी। स्तनधारी इसे सी काऊ भी कहते हैं, जो मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी में पाई जाती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हाल ही में जारी रिपोर्टों के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड की सर्वाधिक संख्या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई है। हिम तेंदुआ पूछा गया है कि सर्वाधिक जो संख्या है इसको किस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। भारत में देखिए कुल हिम तेंदुओं की जो संख्या है इस समय 718 है, जिनमें से सर्वाधिक लद्दाख में है, जिनकी संख्या है 477। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। ओलिव रिडले कछुओं, ओलिव रिडले टर्टल्स के सामूहिक घोंसले बनाने के लिए प्रसिद्ध गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये कछुआ होता है, प्रजाति होती है इसकी, जिसको कहा जाता है ओलिव रिडले कछुए। अब इनमें की एक क्या होती है, खासियत होती है, ये सामूहिक घोंसले बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये अभयारण्य यानी सेंचुरी कहाँ पर है? गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य है। ये पूछा गया है कौन से राज्य में है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया था? 54वां पूछा गया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो कौन सा इसमें? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। देखिए, उत्तर प्रदेश का रानीपुर भारत का 53वां टाइगर रिजर्व था। क्या कहा गया है? यानी 53वां कौन सा था? उत्तर प्रदेश का था, रानीपुर भारत का 53वां था। और ये 54वां कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। अब भारत में इस समय वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 58। ये डेटा आपको याद रखना है। भारत में वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 58। और उनमें से उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य हाल ही में राज्य का पहला भालू अभयारण्य है? स्लोथ बियर सेंचुरी बनने के लिए प्रस्तावित चर्चा में रहा। कतरनिया घाट, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य, हस्तिनापुर, किशनपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? महाराजगंज। कौन से जिले में है? महाराजगंज। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम के तहत विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 12वां रिजर्व बना था? पंचमढ़ी, पन्ना, अचानकमार, अमरकंटक, कंचनजंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पन्ना। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सुमेलित नहीं है? ये संस्थान दे रखे हैं, ये उनके शहर दे रखे हैं, इनमें से बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए है भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली, जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जबलपुर। बताना इसमें कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये गलत मैच किया गया है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM जबलपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है? बल्कि भोपाल में। बाकी के सभी सही थे। ठीक है, यही गलत है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जबलपुर में ना होकर भोपाल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता जेनेटिक डाइवर्सिटी का संरक्षण किसके माध्यम से किया जाता है? ठीक है, आनुवंशिक विविधता का संरक्षण किसके माध्यम से किया जाता है? इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जीन बैंक द्वारा, ऊतक संवर्धन द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन सीटू संरक्षण द्वारा। अब देखिए, ये इन सीटू और एक्स सीटू क्या होते हैं? देखिए, इन सीटू का मतलब होता है जीवों और पौधों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण करना। प्राकृतिक आवास यानी जीवों और पौधों का, यानी जानवर होते हैं या कोई पौधा होता है, उनका प्राकृतिक आवास क्या होगा? यानी जो प्रकृति द्वारा बना गया क्या होगा? जंगल होगा। ठीक है, यानी जानवरों का घर कहाँ पर है या पौधों का? जंगल में। तो उनका जो संरक्षण है उसी जंगल में करना। अब जैसे एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, जैसे बाघ जंगल में रहता है, सरकार पूरे जंगल को सुरक्षित कर देती है ताकि बाघ वहाँ पर सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो इन सीटू का मतलब होगा उनको अपने ही घर में सुरक्षित करना। ठीक है, इसके अपोजिट
XC2 कहाँ होगा, उनका जो घर है यानी जो उनका प्राकृतिक आवास है उसके बाहर संरक्षण करना। यानी ऐसे समझेंगे आप, बाघ को जंगल से लाकर किसी चिड़ियाघर में रख दिया तो वो क्या हो गया है, उसको XC2 यानी उसका जो प्राकृतिक परिवेश था, उसका जो घर था, उससे बाहर लाकर कहीं पर संरक्षित कर दिया है तो वो क्या हो गया, XC2। ठीक है, ये जीवों के संरक्षण, पौधों और जानवरों के संरक्षण से संबंधित है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें बीज या युग्मकों को अत्यंत कम तापमान पर संरक्षित किया जाता है, किस प्रकार के संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए इसमें बीजों के बारे में, यानी पौधों से संबंधित है, उनका संरक्षण पूछा गया कि किस प्रकार का संरक्षण है, कि अगर उनको क्रायो प्रिजर्वेशन जिसमें बीज या युग्मकों को अत्यंत कम तापमान पर संरक्षित करेंगे तो वो किस प्रकार का संरक्षण होगा। अब देख लीजिए, बीजों की बात कर रहे हैं, अब उनको बाहरी तौर पर लाया गया है, तापमान उनको दूसरा दिया जा रहा है अलग से, तो ये तो ऑब्वियसली इसमें पता चल रहा होगा, यानी उसको बाहरी तौर पर ये किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन स्वस्थाने यानी इंसिटू, बाहरी स्थाने यानी XC2, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है बाह्य स्थाने XC2। इसमें लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करके -196 डिग्री सेल्सियस पर चीज़ें सुरक्षित रखी जाती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं, 75, 80, 82, 100, तो इसका सही आंसर है 100। ठीक है, वर्ष 2000 से 2026 के बीच नए अपडेट्स के बाद भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल स्थित हैं। पूछा गया है कि इस समय जो रामसर स्थल है कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। यानी सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है, तमिलनाडु में, उसके बाद किस में है, दूसरे नंबर पर है हमारा यूपी। तमिलनाडु में टोटल कितने हैं, 20 हैं, कितने हैं, 20 है, और उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 13 है। देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है ये टाइपिंग में, इस समय जो वर्तमान में यूपी में कुल रामसर स्थल जो हैं वो 13 है। ठीक है, अभी जुलाई में ही घोषित किया गया है, सुराताल जो है यानी जो बलिया ज़िले में है उसको जो है 13वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो इसको ध्यान रख लेंगे, इसको ठीक कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने हैं, 13। ठीक है, तमिलनाडु में 20 और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है जिसमें टोटल कितने हैं अभी, 13। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की हैदरपुर आर्द्र भूमि, हैदरपुर वेटलैंड किस जिले के अंतर्गत आती है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, उन्नाव, गोंडा, मैनपुरी, तो इसका सही आंसर है बिजनौर, मुजफ्फरनगर। ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पर है, बिजनौर, मुजफ्फरनगर की जिलों के अंदर ये आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ओजोन परत के संरक्षण से, जैव सुरक्षा यानी बायो सेफ्टी समझौते से, जलवायु परिवर्तन से, खतरनाक रसायनों के आयात से, तो इसका सही आंसर है जैव सुरक्षा समझौते से, और इसको कब अपनाया गया था, वर्ष 2000 में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या बेसल कन्वेंशन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागोया प्रोटोकॉल, जो कब आया था, 2010 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये किससे संबंधित है, आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उसके उपयोग से होने वाले लाभ का निष्पक्ष बंटवारा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 2008, 2010, 2012, 2014, तो इसका सही आंसर है 2010। ठीक है, NGT की स्थापना कब हुई थी, 2010। हमारा अगला प्रश्न है 26, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहां नामीबिया, देखिए अभी मैंने इसके बारे में बताया था और ये प्रश्न आ भी गया,
कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जहां नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे, भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है जो प्रदूषण मुक्त है और पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? कोल गैस, हाइड्रोजन, सीएनजी, इथेनॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। अब देखिए ये कुछ अधिनियम दिए गए हैं, उनके सामने इनके वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, हमको उससे क्या करना है, मैच करना है। पहला है वन संरक्षण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1986। देखिए पूछा गया इसमें कौन सा ठीक है, तो इसमें कूट दिया गया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब देखिए ऑप्शन ए मिला लेते हैं हम। ऑप्शन ए में क्या है, यानी वन संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1986 में। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम हमारा कब आया है? 1974 में। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम हमारा कब आया है? 1981 में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पाखुई पक्के वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ठीक है, ये बताना है पाखुई जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कि ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, बढ़ते क्रम। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। तो बढ़ते क्रम में लगाना है इसको, यानी बताना है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन, और उस सबसे लास्ट में कौन। तो सबसे पहले जो इसमें होगा कौन सा होगा हमारा? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा हमारा 1957 में बना है, जो कि यूपी का पहला है। उसके बाद कौन सा होगा? तीसरा होगा कतरनिया घाट, जो कि 1975 में बना है। उसके बाद कौन सा होगा सबसे लास्ट में? दुधवा नेशनल पार्क, जो कि 1977 में बना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 2। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। प्रश्न नंबर 31। केंद्रीय बजट में घोषित मिष्टी योजना का संबंध किससे है? दलहन उत्पादन, मैंग्रोव वृक्षारोपण, मैनग्रूव सोरेलाइन हैबिटाट, जैविक खेती, मोटे अनाजों का संरक्षण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनग्रोव वृक्षारोपण। यानी मिष्टी योजना किससे संबंधित है? मैनग्रोव वृक्षारोपण से। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौता COP15 भी कहा जाता है, के तहत वर्ष 2030 तक पृथ्वी के कितने प्रतिशत हिस्से को संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? 20%, 30%, 40%, 50%। तो इसका सही आंसर है 30%। इसे मशहूर 30x30 लक्ष्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? संत कबीर नगर, गोंडा, इटावा, रायबरेली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संत कबीर नगर। ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में है? संत कबीर नगर। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है संकटग्रस्त प्रजाति रेड पांडा के संरक्षण के लिए भारत में परियोजना रेड पांडा किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, 1986, 1990, 2006, 2016। तो इसका सही आंसर है 1990। देखिए ये जो है ना, आपको अलग अलग जगह पर आप गूगल से देखेंगे या आप किसी बुक में देखेंगे, सब में आपको ये ईयर जो है अलग अलग मिलेगा। ठीक है।
लेकिन जो शुरुआत हुई थी रेड पांडा की अपने भारत में वो 1990 से शुरुआत हुई थी, ठीक है। और कहाँ से हुई थी? ये जो है दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क से इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन से क्या तात्पर्य है? प्रजातियों की संख्या में तेजी से वृद्धि, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रदूषकों विषाक्त पदार्थों की सांद्रता का बढ़ना, किसी जीव के शरीर में वसा का बढ़ना, या डी नए हॉट स्पॉट्स का निर्माण होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रदूषकों विषाक्त पदार्थों की सांद्रता का बढ़ना। यानी जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते हैं डीडीटी या भारी धातुओं की मात्रा जीवों में बढ़ती जाती है, ठीक है। तो आज के हमारे सभी प्रश्न समाप्त हुए हैं। आशा है आपको हमारे ये सभी प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर आपको ये हमारे प्रश्न पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।